नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूं आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। वाराणसी से बड़ी खबर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से जुड़ी है। मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है और मतपत्र छपकर सभी जिलों में भेज दिए गए हैं। शंकराचार्य के गौमाता और संविधान संबंधी बयानों पर उन्होंने साफ किया कि देश संविधान से चलता है और कैबिनेट में विचार होगा। वहीं यूजीसी के नए कानून पर मंत्री ने कहा कि यदि गड़बड़ी है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। उन्होंने सपा के पीडीए नारे और राजनीति पर भी करारा जवाब दिया। विधानसभा चुनाव के बाद होगा या उसके पहले होगा, त्रिस्तरीय रिजर्वेशन को लेकर चूंकि आप पंचायती राज मंत्री हैं, उसको लेकर जो आयोग का गठन होना था अभी तक नहीं हो पाया। आरक्षण का क्या प्रावधान रहेगा, तो पहले पंचायत चुनाव पर बता दीजिए कब होगा। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के जो भ्रम है, एसआईआर को लेकर के भ्रम है। पंचायत चुनाव की पूरी तैयारी सरकार कर रही है। मतपत्र छप करके सभी जिले में चले गए हैं और 28 तारीख को अंतिम प्रकाशन होने जा रहा है मतदाता सूची का। माइक ऊपर करिए, क्योंकि अभी एसआईआर का कार्यक्रम अभी 6 फरवरी तक है, इसका अंतिम 6 मार्च तक है। इस नाते लोग भ्रम में हैं कि अभी जातिवार जनगणना का ऐलान हो गया, वो कराएगी सरकार, कर्मचारी उसमें लग जाएंगे। तो ये भ्रांति का वजह है। चुनाव, पंचायत चुनाव समय पर होगा। माता का दर्जा देते थे, तो शंकराचार्य का अगर ये आप लोगों से मांग है कि गौ को राज्य माता का दर्जा दिया जाए जैसे महाराष्ट्र में दिया गया, तो क्या दिक्कत है आप लोगों को देने में? हम लोगों को कहाँ दिक्कत है, तो दे दीजिए ना। गौ माता, गौ को तो माता ही लोग मानते हैं, तो दर्जा देने में राज्य माता का दर्जा दे दीजिए। अब वो हमारे कहने से तो होगा नहीं या उनके कहने से तो होगा नहीं। हाँ, वो मामला जब कैबिनेट का है, कैबिनेट में जब ये प्रस्ताव आएगा तब जी देखा जाएगा। कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा तब देखा जाएगा। इसी बनारस में आपके जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आपके कार्यकर्ताओं ने खूब विरोध प्रदर्शन किया एक कैबिनेट मंत्री के खिलाफ कि सुहेलदेव जी महाराज की जयंती हो रही थी, उन लोग को जयकारा भी नहीं लगाने दिया गया। तो अब मूल सवाल ये है कि जो दो राजभर नेताओं की लड़ाई है, ओम प्रकाश जी बीजेपी के एक कैबिनेट मंत्री हैं, आप एक दूसरे कैबिनेट गवाह हो। 23 साल पहले क्या राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का नाम लेने वाला कोई माई कलाल था? हाँ, 20 साल में चीजें बदली हैं। ठीक बात है। हाँ। इसी बनारस से हमने शुरू किया था, सारनाथ से। फर्रुखाबाद में आलू की खेती ने किसानों के लिए फिर संकट खड़ा कर दिया है। मंडियों में नए आलू की फसल के उचित भाव न मिलने से किसान लागत तक नहीं निकाल पा रहे हैं। पुराने आलू के घाटे से उभर भी नहीं पाए थे। अब नए आलू की फसल ने उनके परिवार और कर्ज दोनों को डुबा दिया है। शीतगृहों में रखे लाखों पैकेट आलू के बावजूद किसानों को मजबूरी में सड़कों पर फेंकने की नौबत आ रही है। वहीं किसान सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम 1500 रुपए प्रति क्विंटल हो। कोल्ड स्टोर बाहर पुराने आलू के ढेर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, जानवर खा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है, कहीं कोल्ड स्टोरेज में आलू नहीं पड़ा हुआ है। उसका कारण मैं बता रहा हूँ कि जो आलू लास्ट में निकाला गया था उसकी ग्रेडिंग करी जाती है। आलू की जो ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग के बाद कुछ ये हमारे पास किसान यूनियन ने भी इस प्रकार का क्वेश्चन उठाया था कि ग्रेडिंग करी जाती है। तो ग्रेडिंग में क्या होता है कि कुछ खराब आलू रहता है, कटा फटा आलू रहता है या सड़ा हुआ आलू रहता है। ठीक है, तो एक दो कोल्ड स्टोर वालों ने उसको बाहर फेंक दिया, तो उसके लिए विभाग की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया गया था और जिलाधिकारी महोदय के वो संज्ञान में भी था। जिलाधिकारी महोदय ने भी उस पर हम लोगों। खबर फिरोजाबाद से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम ने फर्जी लोन ऐप के जरिए साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 आरोपी लोन रिकवरी के नाम पर लोगों को डराकर ठगी करते थे, जबकि 2 आरोपी भोले भाले लोगों के नाम पर फर्जी सिम निकालकर ऊंचे दामों में बेचते थे। जांच में सामने आया कि गिरोह फर्जी लोन ऐप बनाकर लोगों का डेटा एक्सेस करता था और फोटो एडिट कर ब्लैकमेल करता था। आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल, थंब इंप्रेशन मशीन और भारी मात्रा में सिम बरामद हुई है। वहीं सभी अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। देखिए, भारत सरकार द्वारा संचालित समन्वय और प्रतिबिंब पोर्टल से प्राप्त शिकायतों की जांच के आधार पर साइबर थाना फिरोजाबाद पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही थी।
इसमें साइबर फ्रॉड करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश करते हुए कुछ 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये राघव, रजनीश और सोनू ये सिरसागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। साथ ही नीलेश ये नसीरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और पुष्पेंद्र ये खैरगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये गिरफ्तार हुए हैं। ये लोग महान किट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्जी लोन ऐप संचालित करते थे। लोगों को फ़ोन करके डाउनलोड कराने के बाद लोन का पैसा अकाउंट में भेज देते थे और बाद में उनके फ़ोन का एक्सेस भी ले लेते थे। फ़ोटो वीडियो जो भी उनके मोबाइल में थे उसको ये लोग हैक करके अपने पास प्राप्त कर लेते थे और बाद में लोन की भारी रिकवरी के नाम पर उनसे वसूली करते थे, ठगी करते थे। और जो लोग पैसा लोन का ब्याज सहित वापस नहीं करते थे उनके फ़ोटो मोल्ड करके उनको ब्लैकमेल करके भारी मात्रा में वसूली करते थे, ठगी करते थे। गाजियाबाद के मोदीनगर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां भोजपुर थाना पुलिस ने 22 फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगों के पासपोर्ट आवेदन कराता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से कई अहम सबूत बरामद किए हैं, जिनमें फर्जी दस्तावेज, मोबाइल फोन, 2 कारें और नकदी शामिल है। वहीं 25 संदिग्ध लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब गिरोह के अन्य नेटवर्क और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तरह से ये 24 पासपोर्ट बनने का, जाली पासपोर्ट बनने का मामला सामने आया है। उसमें एक ही फ़ोन नंबर, एक ही एड्रेस पाया गया है। इस पूरी जो घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब दिल्ली पासपोर्ट ऑफिस ने गाजियाबाद डीसीपी ग्रामीण को एक लेटर जारी करते हुए उनसे जानकारी की कि एक ही एड्रेस, एक ही फ़ोन नंबर पर इस तरह से 24 पासपोर्ट कैसे जारी हो गए। तो उसमें पता चला कि वहाँ के जो भोजपुर थाना क्षेत्र का तोड़ी गांव था, वहाँ पर ये पासपोर्ट जारी किए गए थे और वहाँ का जो डाकिया था, डाकिया से एक माँ बेटा मिले हुए थे और उनसे वो एक पासपोर्ट के 2000 रुपये लिया करता था और उनको बताए गए एड्रेस पे ना भेजकर उनको उसके हाथ में दिया करता था। इसके साथ ही साथ जो जानकारी आ रही है वह ये भी पता चला है, गाजियाबाद आरटीओ ऑफिस के बारे में आप जानते हैं कि कुछ साल पहले उन्होंने एक आतंकी का डीएल जारी कर दिया था। तो इसमें भी गाजियाबाद के जो आरटीओ ऑफिस है उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं कि उन्होंने भी 25,000 रुपये लेकर इस तरह से जो उनके ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए हैं इन 24 लोगों के, और साथ ही साथ आधार कार्ड भी यहाँ पर बनाए गए हैं। वो आधार कार्ड कहाँ, कैसे और कब बनाए गए उसकी भी जाँच पुलिस कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस पे भी इसमें सवाल खड़े हो रहे। जो भोजपुर थाना है वहाँ की जो वेरिफिकेशन थी, जो वहाँ के मुंशी है वो वेरिफिकेशन किस तरह करते थे, जो उन्होंने एक ही जगह पर 24 पासपोर्ट बना दिए गए और कोई भी जानकारी उन्हें नहीं हुई कि एक ही फ़ोन नंबर है और एक ही एड्रेस है, जिसमें कि तोड़ी गांव में वो कोई भी 24 लोग नहीं रहा करते थे। और साथ ही साथ इसमें आला अधिकारी की बात करें तो आला अधिकारी भी इस खुलासे के बाद से अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी अपने इस पूरे मामले में, इतना बड़ा प्रकरण है उसमें पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, पीसी करनी चाहिए थी, लेकिन वो पीसी ना करते हुए उन्होंने एक प्रेस नोट जारी करते हुए पत्रकारों के सवालों से बचने के लिए अपने कैमरा पर्सन पुनीत पवार के साथ में जितेंद्र कुमार, सुदर्शन न्यूज, मोदीनगर। आज दिनांक 1 फरवरी 2026 को थाना भोजपुर पर सब इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें 25 लोगों पर षड्यंत्र एवं धोखाधड़ी कर कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर 24 लोगों के पासपोर्ट एक ही पते व एक ही मोबाइल नंबर पर बनवाने के संबंध में आरोप अंकित किए गए थे। इस संबंध में सुसंगत धाराओं। कानपुर के पनकी क्षेत्र के रामगंगा अपार्टमेंट में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां विवाहिता दीपिका सैनी का शव पाया गया। पुलिस के अनुसार महिला ने 3 महीने पहले गैर समुदाय के युवक सोएब खान उर्फ जिसने अपना नाम सौरभ रखकर लव मैरिज की थी। शादी के बाद से दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहा। बताया जा रहा है कि सोमवार देर शाम सोएब ने दीपिका की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। वही घटना की विस्तृत जांच जारी है। आज शाम लगभग 8 बजे पनकी पुलिस को एक सूचना प्राप्त होती है कि एक 29 वर्षीय दीपिका नाम की महिला है जिनकी हत्या कर दी गई है। ये रतनपुर क्षेत्र की रहने वाली थी। तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो मिलती है उसके अनुसार ये पता चलता है कि ये जो मृतका है ये अक्टूबर 2025 से एक व्यक्ति जिसका नाम सौरभ उर्फ शोएब है, इनके साथ इनकी शादी हुई थी और ये तब से 4 साल का बेटा भी था। ये 3 लोग रहते थे। आज
किसी कारणवश इन लोगों का दोपहर में वाद विवाद हुआ, झगड़ा हुआ और उसके बाद शाम को जब यह व्यक्ति वापस आता है अंदर से दरवाजा बंद से अभी फिलहाल तहरीर प्राप्त की जा रही है। इसके क्या रीजंस हैं, ये घटना कैसे कारित हुई है, एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ क्या है, ये सभी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होगा। उसके बाद जो भी एग्जैक्ट रीजन है उसके आधार पे जो नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल जो वो भी मौके फरार है उसके लिए टीम निकल गई है, शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और पोस्टमार्टम के बाद जो भी विधिक कार्रवाई वो अमल में लाई जाएगी। सर, आरोपी पति क्या काम करता है? मृतका का जो पति है सौरभ, ये ट्रक ड्राइविंग का काम करता था और ये कानपुर से बड़ी खबर, जहां रावतपुर क्षेत्र में साइबर ठगों ने कारोबारी उत्कर्ष सविता के जीएसटी खाते को हैक कर 12.66 करोड़ रुपए की बड़ी धोखाधड़ी की है। आरोपियों ने फर्जी जीएसटी रिटर्न दाखिल कर 70 करोड़ रुपए से अधिक का रिटर्न दिखाया। पीड़ित ने तुरंत जीएसटी हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। रावतपुर पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। में छेड़छाड़ करके साइबर ठगी का मामला सामने आया है, किस तरीके से इसकी जांच की गई और क्या पाया जाती है? थाना रावतपुर में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें वादी है उत्कर्ष सविता। इनके द्वारा बताया गया कि इनका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो इनका था उससे संबंधित जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी थी उसको किसी ने हैक करके उसका दुरुपयोग करके फर्जी तरीके से उसमें जीएसटी रिटर्न भरा और उसमें टैक्स चोरी उसके द्वारा किया गया। इस संबंध में तत्काल इसमें जांच कराई गई साइबर सेल से और प्राइमा फेसी जब प्रकरण सही पाया गया तो इसमें तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया। इसमें जो खाते जिसमें ये रिटर्न्स गए हैं उन खातों की जांच की जा रही है और शीघ्र ही इस घटना में जो भी व्यक्ति शामिल है उसके विरुद्ध नियमानुसार। कानपुर से बड़ी खबर, जहां पुलिस मुख्यालय ने 112 आपात सेवा को और मजबूत किया है। अब कमिश्नरेट कानपुर के पास 20 नई बाइक शामिल की गई है, जिससे 112 वाहनों की संख्या बढ़कर 66 हो गई है। इन बाइकों से ट्रैफिक जाम और संकरी गलियों में भी पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर नागरिकों को मदद दे सकेगी। नए वाहनों को पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त विनोद कुमार सिंह ने बताया कि इसका उद्देश्य आपात घटनाओं में त्वरित नियंत्रण और बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना है। आज 112 नंबर को झंडी दिखा के रवाना किया, कितनी गाड़ियां थी और किस लिए किए गए? ये यूपी 112 आपात सेवाएं, ये जितने भी नागरिक हैं उस तक जल्दी, जो पीड़ित नागरिक है उस तक जितनी त्वरित पुलिस पहुंच सके, इसके लिए प्रारंभ की गई है। इसी को और मजबूत बनाने के लिए कानपुर कमिश्नरेट को 20 मोटरसाइकिलें प्रदान की गई हैं। इसमें दुपहिया और 4 पहिया वाहन इसमें कार्यरत हैं। वर्तमान में हमारे पास 46 दुपहिया वाहन है, जिसमें ये 20 शामिल हो जाने से हमारी इसकी संख्या 66 हो गई है। इससे आम जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण में सहायता मिलेगी। सर, क्या इसमें एडवांस कुछ टेक्नोलॉजी भी? हाँ, ये जो पहले से चल रही वाहन है वो उससे अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें कई तरह के फीचर हैं। कानपुर के एमएसएमई विकास कार्यालय में आयोजित एमएसएमई एक्सपो 2026 का भव्य शुभारंभ किया गया। इस एक्सपो का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करना और उन्हें नए बाजार एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए विकसित नए उत्पादों और गुणवत्ता से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गई। एमएसएमई डायरेक्टर वीके वर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा कई उत्पादों का उत्पादन केवल एमएसएमई इकाइयों के लिए आरक्षित किया गया है। देश की जीडीपी में एमएसएमई सेक्टर का योगदान लगभग 30% है। के अंदर डीजीक्यूए का एक स्टॉल लगा हुआ है सर। इस स्टॉल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आर्मी सप्लाई है, तो इसको किस तरीके से आप लोग देखते हो, किस तरीके से जो आपके प्रोडक्ट है ये बनाए जा रहे हैं? सबसे पहली बात तो कि हमारा जो जीडीपी है उस जीडीपी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमारा 30% मिनिमम जो हमारा एमएसएमई इंडस्ट्रीज वो कंट्रीब्यूट करती है, रोजगार भी वो देती है। तो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी और डीजीक्यूए मीन्स सारे आर्म फोर्सेस प्लस पैरामिलिट्री फोर्सेस सबका क्वालिटी एश्योरेंस हम करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस मीन्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन और उस क्वालिटी में कि वो आगे लॉन्ग रन पे चले, उसके लिए हम लोग एमएसएमई को और भी बढ़ावा देते हैं हैवी इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ।
तो इस स्टॉल में हम लोगों ने इसीलिए पार्टिसिपेट किया है। हमने अभी इतना सर आज एमएसएमई का ये इवेंट किया जा रहा है, सर क्या उद्देश्य है? आज का जो एमएसएमई का उद्देश्य है, एग्जीबिशन कम जो है एक्सपो है, इसमें जो है हमने जैसे आज के मुख्य अतिथि हमारे टी रजनीश साहब DGQM के आए हुए हैं DG, तो उद्देश्य यही है कि भारत सरकार का एक स्कीम है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, जिसमें MSCs के बढ़ावा देने के लिए कुछ आइटमों को रिजर्व किया गया है कि MSCs से परचेज करना है। तो उसके लिए जो है यहाँ पे बायर सेलर मीट रखा गया है कि जो हमारे MSCs प्रोड्यूस करते हैं और उनका किस तरह से उनकी मार्केटिंग करके जो हमारे PSUs हैं उसको उनकी क्या प्रोक्योरमेंट है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन, आपस में इंटरेक्शन होगा और इससे उन लोग को हमारे MSCs को बहुत सारे फायदा होंगे। मेक इन इंडिया को जो भारत सरकार को सप्लाई हो रही है, लीन का जो है क्लस्टर डेवलपमेंट, उस पर भी सारी जो है टेक्निकल सेशन में यहाँ। कानपुर के अनवरगंज पुलिस ने एक शातिर महिला ठग अनुजा को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला अपने पति आशीष अवस्थी और सास नीलम के साथ मिलकर डाकघर के नाम पर लोगों से पैसे लेकर फर्जी रसीद और पासबुक देते थे। DCP सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इन लोगों ने अब तक लगभग 40 लाख रुपए की ठगी की है। जब पीड़ितों ने अपनी जमा रकम के लिए डाकघर संपर्क किया तो पता चला कि उनका कोई अकाउंट ही नहीं है। थाना अनवरगंज ने मुकदमा दर्ज कर महिला अनुजा को लाजपत नगर से गिरफ्तार किया। गया था जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि एक महिला, उसकी एक रिलेटिव महिला और उसका पति, ये तीनों लोग मिल करके पोस्ट ऑफिस में धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं। बेसिकली ये दो महिलाएं जो थी वो एजेंट के रूप में काम कर रही थी और पति जो था वो सहयोगी के रूप में काम कर रहा था। इन लोगों ने भारी मात्रा में लोगों से जो पैसे पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं वो पैसे उनसे लिए और इसके बदले फर्जी पासबुक और उसमें फर्जी एंट्री दिखा करके उनका जमा दिखा दिया। जब लोगों को पैसा विड्रॉ करने की बारी आई या चेक किया उन्होंने अपने अकाउंट को, तो पता चला कि ऐसा कोई अकाउंट नहीं है और पैसे जमा नहीं किए गए। इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें आज जो मुख्य अभियुक्ता है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग 40 लाख रुपए के गबन का मामला प्रकाश में आ रहा है, लेकिन अभी विस्तृत जांच की जा रही है कि और किन किन लोगों की इस तरह की शिकायतें हैं। विस्तृत जांच करने के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई और की जाएगी। सर, कितने लोग इनके साथ काम करते थे? अभी तक इन दोनों में 3 लोगों का नाम, सास, बहू और एक बेटा। सर, पोस्ट ऑफिस के साथ की किसी को क्या पोस्ट ऑफिस? इसके बारे में जैसा मैंने पूर्व में कहा कि हम लोग गहराई से इसकी जांच कर रहे हैं कि और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और कितने कितने विक्टिम्स हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। ललितपुर के ग्राम खितवास तहसील मेहरोनी में ग्रामीणों और महिलाओं ने सरकारी देसी शराब दुकान पर जबरदस्त तोड़फोड़ की। दुकानदार द्वारा लगाए गए कैमरा और DVR भी क्षतिग्रस्त कर दिए गए। घटना के समय मंत्री की स्कॉट गाड़ी समेत पुलिस प्रशासन मौजूद थे, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। ग्रामीण और महिलाओं ने कई बार शराब दुकान हटाने की मांग की थी, लेकिन आबकारी विभाग व प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा और उन्होंने दुकान में बैल चलाते हुए पेटियों को बाहर फेंककर तोड़फोड़ की। मामले की जांच अभी जारी है। मथुरा बांके बिहारी मंदिर में स्टील रेलिंग का ठेका मुस्लिम ठेकेदार सलीम अहमद को मिलने पर साधु संत और ब्रजवासियों में विरोध बढ़ गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलहारी महाराज ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस ठेके के विरोध में आवाज उठाई। उनका कहना है कि मंदिर प्रांगण में केवल सनातनी ठेकेदार को काम दिया जाना चाहिए। ब्रजवासियों और संतों ने कहा कि ऐसे ठेके धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। इस मामले में मंदिर प्रशासन से ठेका निरस्त कर हिंदू ठेकेदार को काम देने की मांग की गई। बांके बिहारी का मंदिर बहुत ही पवित्र और दिव्य स्थान है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया, मां का चोरी लीला की है। उस मंदिर में रेलिंग लगाने का ठेका एक मुस्लिम व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया। नाम बदलकर कनिक कंस्ट्रक्शन लिखकर उसने ये षड्यंत्र के तहत ठेका प्राप्त किया है। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि जिन लोगों ने हमारे मठ मंदिरों पर अवैध कब्जा कर रखा है, उनके वंशजों को हमारे हिंदू मंदिर में व्यापार में लाभ ना दिया जाए, क्योंकि इन लोगों को जो लाभ मिलता है उसका पैसा मस्जिदों मजारों में जाता है। ये लोग आतंकवादियों को छुपाते हैं। जिन लोगों ने हमारे सनातन हिंदुओं पर अत्याचार किए, ऐसे लोगों को
यदि ये सरकारी लाभ मिले। कुंज बिहारी श्री हरिदास। देखिए, जो बांके बिहारी में रेलिंग लगाई जा रही है वो किसी मुस्लिम भाई को ठेका दिया गया। तो देखिए, जहां मंदिर है वहां सबसे कहते हैं सात्विक लोग और जो मांस मंदिरा से दूर रहते हों, तो सबका रिवाज ये है कि देवालय की कोई भी कार होती तो वो स्नान करके ही देव झाड़ू लगाते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को तो भैया ऐसे दिव्य मंदिरों में ऐसे कार देना हमारे हिसाब से तो अनुचित है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी सेवायत रहते हैं वो आपस में रहते हैं। तो आप बताइए, मंदिर की गरिमा और महिमा होती ही है, और फिर कभी आप बताइए कि इन लोगों ने ही जय सिया राम, जय श्री राधे। मैं स्वामी अतुल कृष्णदास श्रीधाम वृंदावन से समस्त सनातनियों को एक बात से अवगत कराना चाहता हूं कि वृंदावन में बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, उस मंदिर में स्टील के रेलिंग लगने का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है और उसका टेंडर निकाला गया। उसका ठेका एक मुसलमान को दिया गया। जिन मुसलमानों ने हजारों वर्षों से हमारे मंदिरों को तोड़ते रहे हैं, फोड़ते रहे हैं, लूटते रहे हैं, जो आतताई हैं, अत्याचारी हैं, जो गौमांस खाते हैं, वह गौमांस खा करके आकर के मुसलमान मंदिर में कार्य करेंगे, ये कहां तक उचित है? आप लोग इसका निर्णय करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि जो हमारे सनातनी लोग हैं, यह टेंडर उनको दिया जाए और किसी भी जिहादी, किसी भी आतताई, किसी भी गौ भक्षक को यह टेंडर न दिया जाए और उसका मंदिर में किसी प्रकार से प्रवेश नहीं होना चाहिए। हम आपसे यही निवेदन करते हैं और इस कार्य को सभी सनातनी समझें। मथुरा के महावन विकासखंड के ग्राम पंचायत हयातपुर में राष्ट्रीय व्यूश्री योजना के तहत दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण कंपनी एलिम्बो कानपुर द्वारा मोटराइज्ड बैटरी, ट्राईसाइकिल, व्हीकल चेयर, कान की मशीन, छड़ी और ट्राईसाइकिल वितरित की गई। ग्राम पंचायत निवासी बेदी ठाकुर समाजसेवी ने 133 दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित में सक्रिय भूमिका निभाई। वहीं दिव्यांगजनों ने ये सहायता प्राप्त कर खुशी व्यक्त की और उनके चेहरे पर खुशी के साथ उत्साह भी देखा गया। ये क्या है और किस तरीके से आप दिव्यांगों को सेवा दे रहे हैं? ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है एलिम्को, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरीके से हमारे यहाँ 2 स्कीम्स हैं, एक है RUL राष्ट्रीय व्यूश्री योजना और एक एडिप, जिसमें हम जो दिव्यांगजन हैं, दिव्यांग भाई बहन हैं, उनको हम असिस्टिव डिवाइसेस और जो भी उपकरण है वो प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका एक असेसमेंट कैंप लगता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगता है। जो असेसमेंट में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था उसमें उनको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। जो सीनियर सिटीजन है और उनकी इनकम है 15,000 से कम महीने की, तो वो RUI की स्कीम के अंडर में आते हैं। तो उनको जो भी चीज जरूरत है, जैसे कि घुटने कमर की बेल्ट है, छड़ी है, तो ये सारे सामान हम प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ जिन्होंने असेसमेंट करवाया था एडिप स्कीम में, तो उसमें ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, MTC मोटर ट्राईसाइकिल, ये हम प्रोवाइड करते हैं। तो मेरठ में विशेष प्रगण पुनरीक्षण SIR 2026 के संबंध में रोल प्रोक्षक और आयुक्त भानुचंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में समस्त जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी शामिल हुए। बैठक में नो मैपिंग वोटर की सुनवाई, डेटा फीडिंग, फार्म 6, 7 और 8 की प्रगति की समीक्षा की गई। रोल प्रेक्षक ने सभी अधिकारियों को निर्वाचन आयोग की SOP का 100% अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करना सभी का उद्देश्य है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर VK सिंह ने पूर्ण सहयोग और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। इसके अंदर सुनवाई करते हैं, सबके संग
संज्ञान में लाना चाहता हूँ सर कि ये नो मैपिंग के वोटर्स के अलावा सर हमारी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज भी थी सर, तो उनको भी सर मतलब लिया गया, तो हमारी करीब 6.5 लाख के आसपास हमारी टोटल डिस्क्रिपेंसीज सर। संगम नगरी प्रयागराज उत्तर भारत का सबसे बड़ा रेलवे सुपर हब बनने की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के पूरा होने के बाद प्रयागराज से दिल्ली का सफर सिर्फ 3 घंटे और वाराणसी 1 घंटे में तय किया जा सकेगा। 320 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार वाली ट्रेनें विशेष पटरियों पर दौड़ी जाएंगी। वहीं कुंभ 2031 और माघ मेला 2027 में भीड़ नियंत्रण में हाई स्पीड नेटवर्क अहम साबित होगा। बजट में प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज और छिवकी रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और इनर रिंग रोड, नए पुल और 54 अंडरपास के लिए भी फंड का प्रावधान किया गया है। तो आज माननीय रेल मंत्री जी ने ये अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह खुलासा किया है कि उत्तर प्रदेश को इस बार 20,000 करोड़ से अधिक का बजट मिला है। इससे उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था में बहुत फर्क पड़ेगा। इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी, बेहतर सुविधा मिलेगी और नई ट्रेनों का उनके लिए नई ट्रेनें चलाई जाएंगी, उनके लिए उसका बहुत फायदा होगा यात्रियों को। तो सर जैसे कि खासकर प्रयागराज की बात करें, 900 बजट पास हुआ, इसको लेके जो आगे से तैयारी है और कब तक पूरी कर दी जाएगी, कैसे होगा, जो और भी कार्य चल रहे हैं वो कब तक पूर्ण रूप से ये कार्य जो है रेलवे में लगातार चलते रहते हैं। पुराने कार्य पूर्ण होते रहते हैं और नए कार्य सैंक्शन होते रहते हैं, उन पे चालू रहता है। तो यह तो हमेशा चलता रहेगा। ये इस प्रदेश के विकसित प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लगातार। बैतूल के दामजीपुरा क्षेत्र में घटित तनावपूर्ण घटना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है। घटना में शामिल 3 आरोपियों हबीब उर्फ हब्बू, संदीप सुरजम और सुरेश राठौर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। वहीं पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेंद्र जैन और प्रभारी कलेक्टर मौके पर मौजूद रहे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने आमजन से अपील की है कि अफवाह और सोशल मीडिया संदेशों पर भरोसा न करें, कानून व्यवस्था बनाए रखें और किसी भी हिंसक गतिविधि में भाग न लें। पुलिस 24 घंटे सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। थाना प्रभारी ने हब्बू को कल थाना मोदा क्षेत्र में दामजीपुरा चौकी, जो दामजीपुरा गांव है, वहाँ से पुलिस को सूचना आई थी कि किसी मुस्लिम व्यक्ति ने, हब्बू नाम के व्यक्ति ने एक पशु के साथ अपघात कृत्य किया है रात को 11:30 बजे, परसों रात को, और कल सुबह 9 बजे सूचना आई थी। और साथ में ये भी बताया गया था कि कोई वीडियो किसी हिंदू लड़के ने बनाया है। मामले की संवेदनशीलता देखते हुए तत्काली थाना प्रभारी ने हब्बू को राउंड अप कर लिया था, जिससे कि जो है वो कोई मामला आगे ना फैले। करीब 10 बजे, 9:30 बजे बहुत सारे लोग आसपास के गांव के जो आक्रोशित थे इस घटना को लेकर, वो आए और उन्होंने अचानक दामजीपुरा में 5 दुकानों में आग लगाई है और तोड़फोड़ की है। तो पुलिस ने इसमें जब भीड़ को तत्काली तितर-बितर किया और पर्याप्त मात्रा में पुलिस पहुंच गई थी और कोई भी। नेपाल बॉर्डर पर मानव तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। रूपीडिया बॉर्डर पर तैनात एसएसबी और पुलिस ने एक 15 वर्षीय नेपाली लड़की सिरू दमाई को तस्करों से मुक्त कराया है। पूछताछ में पता चला कि साहिल कुरैशी ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेम जाल में फंसाकर लड़की को झूठी शादी का झांसा देकर भारत ले जाने की कोशिश की। अधिकारियों ने कहा कि नेपाल में जिहादी नेटवर्क सक्रिय है जो हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर देह व्यापार के लिए भेजता है। मामले में आगे की जांच अभी जारी है। नेपाल बॉर्डर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। नेपाल में बैठे मानव तस्कर एक योजनाबद्ध तरीके से नेपाल बॉर्डर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम कर रहे हैं। नेपाल की भोली भाली गरीब लड़कियों को, जो वहाँ की हिंदू लड़कियां हैं, उनको मुसलमानों के द्वारा पहला फुसलाकर भारत में भेजा जाता है, जिसका बड़ा खुलासा रूपीडिया नेपाल बॉर्डर पर तैनात
एसएसबी व एनजीओ के द्वारा किया गया है। आपको दिखाना चाहेंगे, ये पूरा नेपाल बॉर्डर का एरिया है। आगे आप देख भी सकते हैं कि एसएसबी के चेक पॉइंट्स हैं। यहाँ एसएसबी लगातार आने जाने वालों की चेकिंग करती है, निगरानी करती है, जिससे कोई भी अमानवीय कार्य भारत में न हो सके। लेकिन तस्करी के रहवासी वो नेपाल जिले के और उसके बाद नेपाल मध्य प्रदेश के धार जिले के मोहनखेड़ा जैन तीर्थ में पहली बार बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक दिवसीय विशाल कथा एवं सत्संग आयोजित किया गया। कथा पंडाल में बाबा बागेश्वर का भव्य स्वागत आतिशबाजी और साफा पहनाकर किया गया। उन्होंने धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद और हिंदू राष्ट्र जैसे विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। युवा और आदिवासी समाज के लोगों ने भगवा और तिरंगा ध्वज लेकर कथा में भाग लिया। वहीं पंडित शास्त्री ने जैन धर्म और सनातन धर्म की एकता पर भी प्रकाश डालते हुए समाज को सतर्क रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम भक्तिमय और प्रेरणादायक बना रहा। आज हमको मोहनखेड़ा आने का सौभाग्य मिला। दादा दयालु जी का, हनुमान जी का यह क्षेत्र में, यहाँ मोहनखेड़ा में जैन तीर्थ में आदिनाथ भगवान ऋषभदेव जी के दर्शन हमने किए, संतों को प्रणाम किया। सनातनीय परंपरा का आगाज पूरे क्षेत्र में, खासकर मध्य प्रदेश में बहुत व्यापक रूप में है। इस क्षेत्र की गौ सेवा के प्रति हमारी निष्ठा बहुत अद्भुत है, गौ सेवा बहुत अद्भुत है। 15 फरवरी को बागेश्वर धाम पर होने वाले कन्या विवाह का हमने आमंत्रण भी दिया। देश में हम सिर्फ एक बात चाहते हैं, सनातनी आपस में तनातनी ना करें और आपस में लड़े ना। संत भी एकजुट रहें, सनातनी भी एकजुट रहें। जैन धर्म सभा में आप देख रहे हैं, बड़ा इंतजार हुआ। कई दिनों से यहाँ से इंतजार था। पहली बार धार जिले में बागेश्वर धाम का प्रोग्राम हुआ है। इसी को देखते युवा लोग सबसे ज़्यादा संख्या में आए हुए हैं। हाथ में तिरंगा लिए हुए और तिरंगा भी है, भगवा ध्वज लिए हुए। धर्म सभा में आप देख रहे हैं, बड़ा इंतजार हुआ। कई दिनों से यहाँ से इंतजार। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 का बजट पेश किया। इस बजट में खासकर गरीब परिवारों के लिए गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर की 17 दवाइयों की कीमतें कम की गई हैं। चित्तौड़गढ़ के केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव सुशील अग्रवाल ने इस कदम को सराहनीय बताते हुए बजट का स्वागत किया। वहीं कांग्रेस नेता पीयूष त्रिवेदी ने इस बजट को जनता विरोधी बताया। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बजट से स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्रों में सुधार की उम्मीद बढ़ी है। बजट की स्थिति को अगर मैं अभी बजट जो पेश किया, उस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? आज वर्तमान बजट की स्थिति को अगर मैं आकलन करूं राजस्थान के दृष्टिकोण से, तो स्थिति यह है कि जो बजट पुराने को अगर थोड़ा सा नजर मारें कि पिछले वर्ष में जो इन्होंने जो बजट में जो राशियां इन्होंने डाली थी, शिक्षा पर 6,000 करोड़ रुपए बजट में पड़े रहे। यानी कि सरकार की संवेदनशीलता इस बात से पता चलती है कि वो अपने मत की राशि को खर्च ही नहीं कर पाए। और यही उनका स्तर, चाहे वो कृषि के मामले में रहा हो, चाहे और अन्य रेवेन्यू जनरेट के मामले में रहा हो, तो जो फंड उन्होंने रिलीज किए वो फंड भी उपयोग में नहीं रहा। दूसरा, शिक्षा के बजट और रक्षा के बजट, इन दो बजट पर विशेष बात करना चाहता हूं मैं। रक्षा बजट वर्तमान स्थिति में जो जरूरत थी और पुराने को अगर आप थोड़ा सा आकलन करें तो 2.5-3% नीचे ही रहा है। जबकि जो बजट हमको चाहिए था रक्षा के क्षेत्र में, जो आवश्यकताएं जो बात थी, उस बात के मुकाबले में जितनी आवश्यकता इस देश की रक्षा। मैं सुशील अग्रवाल, चित्तौड़ जिला। जो कल बजट पेश हुआ, हमारी माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो बजट प्रस्तुत किया है, हम केमिस्ट समुदाय उसका स्वागत करते हैं। वो गरीबों के हित के लिए है और इससे जो कैंसर की जो दवाइयां हैं, वो 17 तरह की जो दवाइयां उसको सस्ती की गई हैं, वो आम जन को सुलभ और उपलब्ध होगी। इससे काफी राहत महसूस की जाएगी। जो कैंसर में जो
दवाइयाँ थी वो बहुत महंगी थी, वो इलाज कराना गरीबों के लिए संभव नहीं था। वो दवाइयाँ सस्ती होने से गरीब समुदाय जो था। कर्नाटक के बेलगावी जिले के रायबाग तहसील के चिचली शहर में उत्तर कर्नाटक और पूर्वी महाराष्ट्र की पूजनीय देवी माइका देवी के मेले में लाखों श्रद्धालु जमा हुए। ये मेला पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक चलता है। महानिवेग दिन करीब 20 लाख श्रद्धालु महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत अन्य राज्यों से देवी के दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालु कृष्ण नदी में स्नान कर जल लेकर देवी को अर्पित करते हैं। नृत्य और संगीत के साथ भक्ति भाव व्यक्त करते हैं। शहर की जनता भक्तों का प्रेम पूर्वक स्वागत करती है। वही मेला 5 दिन तक अनुष्ठानों और शुभ कार्यक्रमों से चिन्हित रहता है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के उत्तर कर्नाटक का जो सीमा भाग है, माइका देवी का एक यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। हर वर्ष की तरह इस बार भी मेले का जो आयोजन है, यहाँ पर लाखों श्रद्धालुओं के शक्ति और भक्ति में डूबा हुआ जो यहाँ पर माइका देवी का देव स्थान है, यहाँ हर वर्ष जो है मेला लगता है। तो आज यहाँ पर कर्नाटक बेलगाम जिले के रायबाग तहसील के चिंचली माइका चिंचली में आए हुए हैं। तो यहाँ जो माइका चिंचली ट्रस्ट के जो यहाँ पर अध्यक्ष हैं, हम उनसे इसके बारे में बात करेंगे। जो यहाँ पर मेला लग रहा है सर, ये कितने दिन से चालू होगा और कितने दिन तक रहेगा? ये मेला करीबन दर्शन के लिए तो 5 महीना भर चलेगा और मेला आज से मेला चालू हो गया है, तो करीबन 1 महीने तक चलेगा। ये महाशिवरात्रि तक ये चलता है। तो इस पे भाविक हर साल ये भारत पूर्णिमा के दिन ये मेला होता है। इस जो यहाँ पर लगने वाला मेला है सर, इस मेले की विशेषता क्या है? माइका देवी का जो है विशेषता, क्योंकि यहाँ पर लाखों श्रद्धालु इस मेले में आते हैं, इसकी मुख्य विशेषता क्या है सर? इसका ये प्रथा जो है बहुत प्राचीन काल से चल रही है। ये पिछले महीने माइका देवी भक्त लोग आते हैं, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, कई इंटरनेशनल और लोग ज्वाइन होते हैं। ऐसे करके भक्त लोगों की संख्या बढ़ती आई है। इस बार सर टोटल कितने श्रद्धालु लोग हम इस मेले में आ सकते हैं सर? तकरीबन इस साल वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 20 लाख लोग आएंगे, क्योंकि हर साल बढ़ते जाते हैं और इस पे ये हो रहा है। तो यहाँ पर जो ट्रस्ट और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।